जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? भाईजान की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा भाईजान, जो यहाँ पर हर क्लास में आपके केमिस्ट्री रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और कल भी हमने कुछ टॉपिक्स किए थे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से हमने दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की थी। एक के बारे में न्यूमेरिकल भी किया था हमने पहले वाली का। सेकंड वाली का हमने न्यूमेरिकल नहीं, उसका सिर्फ कंसेप्ट समझा था, जो आपके सामने लिखा भी हुआ है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में हमने कंसेप्ट समझा था। ठीक है, तो आज भी हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, इससे आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे। कौन कौन सी फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले पिछली क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया था, क्या दिखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या है। तभी ना आगे बढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ने वाले हैं। वरना रिवीजन ज़रूरी है थोड़ी बहुत, तो रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास की क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दरअसल होती क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण। एक गुण, जैसे आपके अंदर गुण होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छे गुण, कहते हैं ना 36 के 36 गुण बराबर होने चाहिए। तो वो 36 के 36 गुण एक अलग तरीके के आपके स्वभाव हो सकता है आपका, ठीक है, आपका कलर हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, ये सब गुण वगैरह होता है उसमें। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण, उनका आकार, उनका शेप, उनका नेचर, उनकी प्रकृति, ये सब कौन क्या कहलाते हैं? उनके गुण कहलाते हैं। तो कोलिगेटिव्स भी एक तरह के गुण हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सब के सब क्या है? विलियन के गुण हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के गुण हैं। अब ये किस तरह के गुण होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह के गुण होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलियन के वो गुण होते हैं जो सिर्फ सॉल्यूट के कणों के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉट अनदर नेचर के ऊपर। यानी कि उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि किस स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे आकार क्या है, ये इससे कोई मतलब नहीं, कणों से मतलब है, सॉल्यूट के कणों से मतलब है। यानी कि किसी विलियन के ये वो गुण है जो विलियन के गुण, जो विलियन के सॉल्यूट के कणों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको ही बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अणुसंख्यक गुण। ठीक है, अणुसंख्यक गुण या गुणधर्म। ठीक है, अब ये चार तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कल हम जिसका कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा ये आपके सामने लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कल की क्लास में मैंने चारों लिखवा दिए थे। तीसरा हम करेंगे आज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ भी हम करने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कोशिश करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर जब भी किसी विलायक के अंदर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलेय मिलाया जाएगा, तो क्या होगा? तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा। क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। क्यों घट जाएगा आपको पता है उसका कारण, अब मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्यों रिपीट करें भाई उसको बार बार, समझ तो आ ही रहा है, हमें पता तो है ही है क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर मैंने उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, एरा वगैरह ये सब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले थे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर समझ आके क्या होता है, जो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, उसी को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही होगी ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हिंदी इंग्लिश दोनों बताया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी मैंने कल थोड़ा सा समझा दिया था, इसका कंसेप्ट समझा दिया था, क्लियर कर दिया था आपका कंसेप्ट। आज इसका न्यूमेरिकल करना था वैसे। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसके बारे में दोबारा से। ठीक है, क्या होता है जब किसी शुद्ध लिखा गया है मैंने, जब किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय, विलेय एक अवाष्पशील विलेय का मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाएगा तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिस कारण उसको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो भी चेंज होगा उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाया था। एग्जाम्पल क्या था कि एक तरह से हमारे पास पानी है जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस से अपर, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर वह उबलना शुरू कर देगा। उसको बॉइलिंग पॉइंट वो है कि वहाँ से वो उबलना शुरू कर देगा 25 डिग्री सेल्सियस से। मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ इतने पे उबलना शुरू कर सकता है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। और उसी पानी के अंदर, अभी पानी है, पानी का कितना 25 डिग्री, उससे ऊपर वो उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पानी के बाद उसके अंदर डाल देता हूँ, क्या डाल देते हैं, चीनी डाल दो। ठीक है, चीनी डालने के बाद वो चाशनी बन गया। अब क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़कर कितना हो जाएगा, अब वो उतने पे नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस देने से अब वो उबलने वाला नहीं है, अब उबलेगा नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस से कुछ नहीं होने वाला, वो उबलने वाला नहीं है, ये बेसिस है, उबलेगा नहीं। अब वो उबलेगा ज़्यादा टेम्परेचर पर। अब ज़्यादा टेम्परेचर दो उसको, ज़्यादा टेम्परेचर दो, अब तो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दो, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दो। यानी कि टेम्परेचर में कितना भी फर्क हो सकता है। अब ये केल्विन में निकालना तो 273 में आप प्लस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, वही उसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जितना भी किसी सॉल्वेंट में, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर तो घटता ही है, साथ में साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और उसी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला रहा। टीबी सॉल्यूट का अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला भर दो, टीबी ऑफ सॉल्यूशन, टीबी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये ऐसा करता क्यों है भाई, ये ऐसा करता क्यों है, देखो अब वेपर प्रेशर आपको पता है वहाँ पर घट जाएगा कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पिछले वाली से रिलेटेड ये है, वहाँ पर वेपर प्रेशर घट जाता है। जब सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे, चीनी नमक डाल दोगे, तो क्या होगा, वो क्या होगा, होगा क्या, वहाँ पर वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर जहाँ पर घटेगा, अब जो वो वेपर प्रेशर है, जो वो सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर घट चुका है, जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, वो एक विलियन बन गया। उस विलियन का उसका वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घटा है, अब आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ने के लिए अब वो क्या करेगा, जो वेपर प्रेशर है, जो विलियन का वेपर प्रेशर है, वहाँ वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचने के लिए क्या करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा मांगेगा। क्या मांगेगा, टेम्परेचर मांगेगा कि मुझे टेम्परेचर दो ताकि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जा सकूं, वहां तक उसके बराबरी मैं कर पाऊं। यही कौन बोलता है, वेपर प्रेशर बोलता है, जो विलियन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसीलिए वह क्या करता है, सोल्यूशन, इसीलिए वह क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है अपने। वरना उसको क्या दिक्कत है यार, प्योर सॉल्वेंट पड़ा है तो प्योर पड़ा रहना भाई, उतने उतने में ही काम चल जाए। लेकिन हमें बात करनी है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वही चीज़ इसी कारण ये काम करता है। ठीक है, इसी कारण ये काम करता है। समझ आया, देखो यार समझ आना चाहिए आप लोगों को, भाईजान हैं हम आपके, ना कि आपके टीचर। ठीक है, तो इसीलिए आसानी से समझा रहे हैं, वरना डंडा भी रखा है साथ में, डंडा कहाँ गया, डंडा भी है, अब वो तो अलग बात है ना, कैमरे में से घुस के आपको मार नहीं सकते ना, वो अलग बात है। ना अबे पेट देते। ठीक है, तो चलो, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अलग, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा होगा उसके अंदर, पतला पतला सा यार, पतला 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 सा पानी। ठीक है, पतला सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें विलेय तो मिलाया जाएगा लेकिन सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। TB is directly proportional to molarity and KB is a एलिवेशन कांस्टेंट होता है, यूनिट इसकी ये होती है, और ये टेम्परेचर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मोल्स निकालने का, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, और बेस्ड आता है ज़्यादातर मोलर मास के ऊपर क्वेश्चन। मोलर मास के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड आता है, किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मोलर मास के ऊपर, मोलर मास के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड आता है ज़्यादातर। ठीक है, देन ऑल सॉर्ट आउट। तो
ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी क्या है, न्यूमेरिकल है आपको मोलर मास निकालना है, न्यूमेरिकल है मोलर मास निकालना है। आप चिंता मत करो यार, मैं आपको लास्ट में जब ये क्लास चैप्टर, ये चैप्टर वैसे भी आज खत्म हो जाएगा, आज नहीं कल परसों, कल की क्लास में या परसों की क्लास में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे, एक मंथ हम पूरे न्यूमेरिकल्स रगड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो एनडीए के हो, चाहे जेडब्ल्यू के हो, हर एक के निपटाएंगे, ऐसे ऐसे करके हर एक के निपटाएंगे क्वेश्चन। तो बने रहिए, ठीक है। अभी क्लास आगे करेंगे बने क्या रहिए, ठीक है। हम कौन सा न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले थोड़ी ना, न्यूज़ वाले ओ होती है ना, नागिन, वो करती है। तो आज की खबर के साथ हम ये हुआ, ये हुआ, तो चलिए आप अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिर वो ऐसे करेगी, विश कन्याएं, हा विश कन्याएं बोलते हैं उनको, विश कन्याएं, ठीक है। तो विश कन्याएं से बाद में बात करेंगे, हम विश करना थोड़ी ना, हम तो एक टीचर है, टीचर भी नहीं, आपके भाईजान है, ठीक है। खो आप, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलिए ये सब समझ आ गया, ये सब समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल, इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका, इसका क्वेश्चन है 705 mmHg पर पानी का क्वथनांक 99.36 डिग्री सेल्सियस है, और 500 ग्राम पानी में कितनी सुक्रोज मिलाई जाए कि वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगे। ठीक है, उबलने लगे। और केबी ऑफ वाटर आपको गिवन है 0.52 के जी मोल पर इनवर्स, ठीक है, कुछ यही आपको गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 750 mmHg पर पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस है, 500 ग्राम पानी में कितनी सुक्रोज मिलाई जाए कि वह 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाए। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी सुक्रोज मिलाई जाए, तो बताइए क्या होगा इसमें। भाईजान आपने ना हमें एक बात सिखाई है, बहुत अच्छी बात सिखाई है आपने हमें, आपने हमें सिखाया है कि जो हमें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो लिखो गिवन, के बी इज इक्वल टू 0.52 ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर का के बी है, और इसका टेम्परेचर, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी के बी वाटर का नहीं है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है ये 99.63 डिग्री सेल्सियस। बीपी लिख दूं, बीपी, ये वो वाला बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, 99.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का द्रव्यमान W2, ठीक है, W1 पानी का द्रव्यमान, वेट ऑफ वाटर,
तो कितना दिया है 500 ग्राम, लेकिन हम तो इसमें किस में लेते हैं केजी में, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 केजी बन जाएगा। सुक्रोज मिलाया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगे। रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और कुछ इसमें गिवन है सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है, कितना होता है, हाँ मोलर मास ऑफ सुक्रोज बताओ 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 बताओ, कई बार कर चुके हैं हम, याद करो क्या होता है। लगभग 300 तो नहीं होगा, 300 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल हो, यही कुछ होता है। 300, हाँ 342 ही होगा। कितना होगा 342 होगा, कितना होगा 342 होगा। ठीक है, समझ आया भाईजान की बात? हाँ जी भाईजान समझ आ गई आपकी बात। ठीक है, 342 मोलर मास होता है, चेक कर लो। सेटिस्फाई तो होना पड़ेगा ना आपको, तो चेक कर लो इसको भाई, सही है या गलत है। वैसे तो सही है, चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, सही बिल्कुल एकदम। ठीक है, टीबी निकाल लो अब सॉल्यूट का, सॉल्यूट का टीबी भी तो निकालना पड़ेगा। टीबी फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, क्या है लिख देते हैं भाई, फॉर्मूला W2 निकालना है। टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ये रहा डेल्टा टीबी ऑफ सॉल्यूट निकालने का, तो सॉल्यूट का तो ये रहा, ठीक है ना, यही रहा ना सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का निकाल लो भाई क्या होता है, निकालो जल्दी से सॉल्यूट का क्या होता है। और सॉल्यूट का निकालोगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस में से सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ना, तो टीबी 100 ऑफ सॉल्यूशन का माना जाएगा, मिलाने के बाद उसने बोला है ना 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और सॉल्वेंट का हमें पता है, उसने पानी का हमें बोला है 99.63, तो कितना बचेगा, इसको माइनस करो, कितना बचने वाला है, कितना बचेगा 0.37 केल्विन, केल्विन में गिवन है ये, ठीक है। और कुछ आपको नहीं, और कुछ तो नहीं निकालना शायद, शायद और कुछ नहीं निकालना, W2 निकालना है, अब W2 निकालना है, क्योंकि सुक्रोज कितनी मिलाई जाए, कितनी मिलाने का मतलब है कितने चम्मच, कितने ग्राम, कुछ ऐसा ही निकालना है, ग्राम वगैरह में ही निकालना है शायद। W2 का क्या होगा, W2 निकालने के लिए क्या करोगे, हाँ क्या लगाओगे W2 निकालने के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला था टीबी, टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू अप्रोक्स, हमारे पास मेरे ख्याल से आई हमारे पास शायद यहाँ पर M2 था, सॉरी M2 नहीं था यहाँ पर था हमारे पास क्या था हमारे पास यहाँ पर था W2, नहीं W2 नहीं, यहाँ पर W1 N2 में, N2 में W1 और W1 और क्या था इसके साथ साथ KB, शायद KB भी था, डिवाइडेड बाय, हमें W2 निकालना है, W2 ऊपर था M2 नीचे था, है ना, ऐसे ही हमारे पास और भी तो कुछ होना चाहिए ना, W1 भी होना चाहिए, W1 भी था यहाँ पर, और कुछ और भी होता है, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, और कुछ यही आएगा। हमें W2 निकालना है यहाँ पर, यानी कि वेट ऑफ दिस, तो वेट ऑफ निकाल लो इसका, क्या करोगे,
ये निकालना है, ये अकेला करना है आपको। क्या करो, इसको इधर भेज दो, डेल्टा टी बी, ये नीचे है, ऊपर चले जाएंगे, W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगी KB, बचेगा क्या, W2 बचेगा इधर, ठीक है ना, W2 बचा इधर। अभी बस वैल्यूज पुट करके देखो भाई क्या आंसर आता है। TB क्या निकला, 0.37, 0.37, W1 वेट ऑफ, ये आ गया 0.5 kg, ठीक है। मास ऑफ ये M2 मोलर मास, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, सुक्रोज का मोलर मास कितना है, सुक्रोज का मोलर मास 342 है। KB क्या गिवन है, W2 इधर लिख दूं, क्योंकि यार है तो बराबर में ही, ठीक है। KB कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, KB 0.52 शायद, 0.52, हाँ यही है। W2 इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, इसके डिवाइडिंग में 100, देन इसके डिवाइडिंग में 10, देन इसके डिवाइडिंग में 100, ठीक है। तो सबके डिवाइडिंग में आ जाएगा, सबके डिवाइडिंग में क्या होगा, W2 इज इक्वल टू 37 इंटू 5 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 52 बाय 100, 100 आएगा ना, 1000 नहीं आएगा, तो ये इससे से कैंसिल आउट। अब रेसिप्रोकल करो इसको, W2 इज इक्वल टू 37 इंटू 5 इंटू 342 एंड इसको करोगे रेसिप्रोकल तो 1 आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 52 इंटू 10, ये वाला 10, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करोगे, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये आ गया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो इसको, 2 वन ज़ा 2 एंड 14 7 आ जाएगा, एंड 7 14, सो 2 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करो, ये आएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 एंड 6 26 आ जाएगा, कुछ इतना ही आएगा। W2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, 35, यहाँ पर 35 आ जाएगा का 5 और 5 हासिल, तो 5 सत्ता 5 15, 5 सत्ता 35, 5 15 और 3 18, 185 इंटू 171/26 इंटू 1। अब इसको कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अब 85171 इंटू 7 5 जब 35, 3 हासिल, 56 और 3 59, 5 आ गया यहाँ पर। इसको इससे करोगे 1 5 12 हो जाएगा, इंटू में 5 8 1 आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा आपके 13 1 2 2 आ गया, 2 हो गई है, और ये 11 और 16 और 1 तो 3 और 11 3, अप्रोक्स यही आने वाला है। W2 डिवाइडेड बाय 31635 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10। अब ये इंटू में 10 मैंने जानबूझ कर रखा हुआ है, बाद में उठाएंगे पॉइंट लगा देंगे इसको, ठीक है। डिवाइड कर लो 31635, ठीक है। डिवाइड करो इसको, क्या आएगा, देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को कैलकुलेशन ही नहीं आती ढंग से। 26 आ गया, ठीक है। तो 1 पे जाएगा पहले तो ख़त्म, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ से आया 56, ठीक है। 52 पे जाएगा 2 पे, ठीक है। 4 बचेगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 3। अब किस पे जाएगा, अब फिर 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 13 में से 6 गए, 7 बचेंगे,
और इधर से 1 बचेगा, ऊपर से उतारोगे 5। ठीक है, अभी भी जा सकता है ये आगे, मतलब आगे भी जाएगा अभी। अब इसको आगे करोगे तो बनेगा आपके पास 120। इसको आगे करने के लिए आप करो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 बन जाए 125 एंड 150। तो 26 को 6 से गुना कर लो, कितना आएगा 6 से। चिकम चिकम 36 का 6 आ गया, 3 हासिल। ठीक है, 3 हासिल चला गया ऊपर, और 6 दूनी 12 और 3 18 है, 12 और 3 15 है ना, 15 है, 56 आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लो, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, 9 बचता है भाई, याद करो यार कुछ। यहाँ पर आएगा 6, 6 में से 5 1 आ गया, 19 पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 पे ये आया था 1, ये तो 7 पे क्या आएगा, 75 में 7 जोड़ दो 82, 90, तो ये 7 पे जाएगा आगे। ठीक है, ये आएगा आपके पास 121 6.7 इंटू 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो 10 है, यहाँ पर 1 पॉइंट और लगा दो बस, 121.67 ग्राम W2। तो केजी में आ जाएगा ना, केजी किलोग्राम। इतने ग्राम सुक्रोज डालने पर इतने डिग्री सेल्सियस विलियन का टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, बस यही तो है, केबी यानी कि। तो आ गया ना वेट। देखो कैलकुलेशन नहीं आती थी, मैंने इसलिए इतना लंबा किया है क्वेश्चन, वरना करने में इसका कुछ नहीं था, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख के चला जाता, क्या होता फिर। अब कहाँ से करते हैं, अब ये बनेगा, ये वाला आंसर। ठीक है, नीचे वाला W2 क्या आएगा, W2 आ गया आपका 121.67 kg, किलोग्राम में ही निकालना था आपको, तो वेट ही निकालना था कितनी सुक्रोज मिलाई जाए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपको, ये तो मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, और भी कराऊंगा काफ़ी सारे, अभी हमें टाइम नहीं है, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारा तो डस्टरा भी गिर जाता है, डस्टरवा भी कहता है बस रहने दो सर, भाईजान आप तो ज़्यादा ही घिसते हो हमें भी। क्या कह रहे भाई, क्या बोल रहे हो सर, तुम्हें तो लिख लिया इसको, लिखो जल्दी लिखो यार, टाइम नहीं है इतना, हमें आगे भी करना है, पॉज करके लिख लिया करो यार, आपको टाइम दे दिया है लिखने का, स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है ना, चले आगे। ये बेचारा सोल्यूशन काफ़ी दिनों का लिखा हुआ है, सोच रहा हूँ डेली चैप्टर ख़त्म कर दे, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल की क्लास देखना कितने की करनी है, 1 घंटे की अप्रोक्स बनी है, अप्रोक्स 1 घंटे, 56 मिनट की है, मैं मानता हूँ 54 ठीक है, तो 1 घंटे ही बराबर मान के चलो। ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, मौजूदा होंगे हम। चलो अब करते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले ये समझ आना चाहिए आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बताए आपको क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर किसी ठोस को यानी किसी सॉलिड चीज़ को किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड और लिक्विड को फ्रीज करने के लिए, यानी कि मैं आपको देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, कोई आपको नहीं करना, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान के चलो ये लिक्विड है कोई, अब लिक्विड ऐसा ही होगा भाई, देखा, ठीक है लिक्विड है ये, और ये ठोस है। ठीक है, इनका वेपर प्रेशर अगर इनको वेपर करना है ना, तो जितना भी आपको क्या कह सकते हैं आप लोग इसको, मैं आपको एक सिंपल भाषा में कैसे समझाऊँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जहाँ पर जिस भी सोल्यूशन के अंदर, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जिस भी सोल्यूशन के अंदर
ठोस और द्रव दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ पर ठोस और द्रव का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, मान के चलो इसका वेपर प्रेशर भी बराबर है और इसका वेपर प्रेशर भी बराबर है, यानी कि जो ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर बना रहे हैं, जो वेपर प्रेशर बना रहे हैं वो बराबर है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यही वेपर प्रेशर डिसाइड करता है कि इनका फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है। इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसी वेपर प्रेशर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जब एक द्रव और एक सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो, वेपर प्रेशर बराबर हो, एक सॉलिड और एक लिक्विड का, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये समझ आना चाहिए यार, मैं क्या कह सकता हूँ आपको, इतने आसानी से समझाया यार, ये तो कुछ तो रिस्पेक्ट करो इस चीज़ की। अरे भाईजान हमें समझ आ गया ना, अच्छी बात है। ठीक है, समझ आ गया ना, बस बहुत है। ठीक है, अब ये तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कि जहाँ पर क्या होगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि हिमांक, हिमांक, ठीक है, हिमांक हिंदी में मत, हिंदी में थोड़ा ना अजीब सा लगता है बोलने में, इंग्लिश में फ्रीज, फ्रीज कर दो, फ्रीज। चलो ठीक है, समझ आया क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं, हमें तो पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। हम फ्रीजिंग पॉइंट पर टाइम वेस्ट क्यों करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे आज। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखो, जब भी किसी सोल्यूट के अंदर, सॉरी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए, जैसे प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए, जैसे प्योर सॉल्वेंट आप ले लो, वाटर, पानी, प्योर सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, पानी, जैसे पानी हो गया यार, प्योर है, प्योर पानी हो गया, मतलब पानी अलग है, उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं है, पानी पानी रखा है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट होगा वो एक। ठीक है, वो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म होती है पानी, जैसे पानी एग्जांपल है प्योर सॉल्वेंट का, और उसके अंदर आपने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कभी भी वाष्प नहीं बनता, यानी कि वेपर नहीं होता। ठीक है, जैसे कहने का क्या मतलब है, कौन किसका एग्जांपल हो, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, ये सब अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय है। ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये। ठीक है, जितने भी होंगे, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत कमी आ जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई चीज़, अगर कोई सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है कोई, अगर ये सोल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना था, अगर ये सोल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस पर जलना था, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पर जमना था, 273 केल्विन पर जमना था, और इसके अंदर हमने मिला दिया अब चीनी, पहले पानी था, पानी कितने पर जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 273 केल्विन पर जम जाएगा। ठीक है, और हमने इसमें डाल दी चीनी, ग्लूकोज, कुछ भी डाल दिया इसमें से नॉन वोलेटाइल, अब ये जम रहा है भाई -2 पर, अब ये किस पर जमेगा, -2 पर जमेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किस पर चला गया, -2 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ये इसके अंदर घाटा आया है, यानी कि ये 0 से नीचे चला गया है, कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं, कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई तो इसका मतलब क्या है, जितनी ये कमी हुई है इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब नीचे चला गया। ठीक है, डिप्रेशन इन मतलब नीचे चला गया। जब भी किसी नॉन वोलेटाइल, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसी कमी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया, अब मैंने एग्जांपल भी दे दिया यार, प्योर पानी का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम सकता था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब एग्जाम्पल में ले लो आप चीनी, आपने चीनी डाल दी इसमें। ठीक है, चीनी डालने के बाद क्या हुआ, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था और अब ये जम रहा है -2 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि टेम्परेचर में गिरावट आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आ गई, इसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितनी गिरावट आई है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, क्लियर हुआ। ठीक है, इसको मिटाकर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, फिर आप इसको डेफिनेशन को
रट लीजिएगा, रटिएगा मतलब समझिएगा, ठीक है। कभी रटने बैठ जाओ ये, ठीक है। कैसे रटोगे आप लोग? जब किसी प्योर सोलवेंट, ऐसे ही रटते हैं ना, प्योर सोलवेंट, जब किसी प्योर सोलवेंट, जब किसी प्योर सोल, ऐसे ऐसे ही रटते रहते हैं। ऐसे रटना नहीं है, याद करना है, सिर्फ समझना है, समझकर जब जो आपके मन में आए वो डेफिनेशन बना देना, ठीक है। देखो, जब किसी प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, सोल्यूट डाला जाता है, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जांपल आप जानते हो, ग्लूकोज, पानी, सॉरी ग्लूकोज, नमक, चीनी, कुछ भी हो सकता है जो अवाष्पशील है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, ठीक है। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जहां पर वो जमना था, जो ये सॉल्वेंट जम जाता जहां पर, अब उससे नीचे गिर गया है टेम्परेचर, ठीक है। मैंने समझा दिया वैसे भी आपको, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं? इसी कमी को, अरे कभी को नहीं, कमी को, ठीक है, इसी कमी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कवथनाक में उन्नयन, ठीक है। सॉरी, कवथनाक बोल रहा हूँ इसको, ये होगा हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन, यही होता है ना हिंदी में, हिंदी मीडियम में तो अप्रो, हाँ यही होता है, हिंदी मीडियम में यही होता है। तो इसी कमी को क्या बोलते हैं हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये भी सिंपल सीधा डायरेक्टली उसकी तरह फॉर्मूला बनेगा इसका भी। हमने किया था ना, क्या किया था उसको, क्या नाम है उसका, मेरे नाम भी याद नहीं आ रहा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, टी नोट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। यही बनाया था हमने एक फॉर्मूला टी एफ का, डेल्टा टी एफ, जो रियल में है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को माइनस कर दो जो बदला है टेम्परेचर, जो अब बन गया है नया टेम्परेचर, ठीक है। उसमें से इस टेम्परेचर को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका टेम्परेचर में चेंज आया होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर पहले था और जो टेम्परेचर अब है, उन दोनों को माइनस कर दो, जो बच गया वो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। टी एफ का मतलब प्योर सॉल्वेंट, ये वाला सोल्यूशन वाला, ठीक है। अब सोल्यूशन का टेम्परेचर, मैं वही, मेरे कहने का मतलब वही है। देखो पहले पानी का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस पर वह जम जाता, और अब क्या हुआ? अब ये वाला है जो सोल्यूशन, इसके अंदर चीनी डाल दी हमने, इसी पानी में चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर गिर गया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना डिप्रेशन हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हुआ है। तो ये तो एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं है, समझाने के लिए, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब ये क्यों होता है यार? वही कहानी, वही महाभारत फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है, वही राम गाथा, क्या पढ़ाऊँ आपको इसमें बार बार यार? यही एक डेफिनेशन बन जाती है कि सॉल्यूशन के अंदर, जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर, यानी किसी सॉल्यूट में को हम किसी प्योर सॉल्वेंट में मिला देते हैं, तो उसके कण जो होते हैं, सॉल्यूट के जो कण होते हैं, वो ऊपर के सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर के सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे सॉल्वेंट के कणों को वेपर में जाने की कम जगह मिलती है, जिससे वहाँ पर वेपर प्रेशर कम क्रिएट होता है। अब किसी भी चीज़ को, अब सॉल्यूट को हमें दोबारा से सॉलिड में बदलना है, अब इसमें थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, बस बाकी कहानी वही रहेगी। अब क्या करेंगे हम? उस सॉलिड, उसी चीज़ को सॉलिड बनाने के लिए, अब इसी जो सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को सॉलिड बनाने के लिए पहले जितना टेम्परेचर चाहिए था, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। देखो कैसे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अभी आपके ऊपर से निकल गया मुझे पता है। देखो, ये कोई पानी है, खाली पानी पानी है, और कुछ नहीं है इसमें मिलाया हुआ, पानी पानी है, ठीक है। आज तो है पानी 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 पानी, ठीक है, यह है पानी, ठीक है। इस पानी में आप क्या करोगे? अभी इस पानी को आपने किया, ये बना आपका 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, ठीक है। और इसमें डाल दिया आपने ग्लूकोज, अब की बार ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है। C6H12O6 है ना, C6H12O6, यही होगा। अभी यार इसका फॉर्मूला क्या लिखना, C6H12O6, बस याद रखो, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, अब इसका टेम्परेचर बन गया -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -6 डिग्री सेल्सियस बन गया,
ठीक है, -6 डिग्री सेल्सियस बन गया। अब आप क्या करो, अब अब ये होता क्यों है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब वही कहानी, आप तो पता है अभी मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स तो ऊपर आते हैं, लेकिन इसके अंदर अब हमें किसी भी चीज़ को सॉलिड बनाना है, किसी भी विलियन की बात करेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर वो सॉलिड बनेगा। कोई भी चीज़ हो, लिक्विड फॉर्म में हो चाहे गैस फॉर्म में हो, वो सीधा डायरेक्ट क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। आपकी बात, सॉलिड जमेगा वो। तो जमने के लिए हम इसको जब जमाएंगे, अब इसको जमाने के लिए हमें टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी ना, देखो पहले कितने की ज़रूरत थी, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर हमने ग्लूकोज मिलाया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़कर -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इसको जमाने के लिए अब 0 डिग्री काफ़ी नहीं है, अब 0 डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको कितना करना पड़ेगा, -6 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अलग से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि इसीलिए हमें टेम्परेचर को गिराना पड़ जाता है, कितना ज़्यादा गिराना पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा में हमें टेम्परेचर को सोल्यूशन के साथ गिराना पड़ जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है, जिस कारण वहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। इसीलिए डिप्रेशन क्या मतलब है, नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, नीचे की तरफ चला गया टेम्परेचर। वही चीज़ है यार, पहले कितना चाहिए था, 0 डिग्री सेल्सियस, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस दिए जा रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई रख दिया आपने, आपने सोचा यार ये कल तक जमकर तैयार हो जाएगा, फिर इसको मीठा मीठा मैं खाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, ऐसा नहीं होने वाला अभी। क्यों नहीं होने वाला, अब आपने उसमें चीनी या ग्लूकोज डाल दिया है, ठीक है, अब उसमें आपने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अभी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बेशक आपने रख दिया, वो जमेगा नहीं, नहीं जमेगा, वो लिक्विड रह जाएगा। हाँ, छोटी छोटी परतें उसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो सॉलिड में नहीं बदलने वाला, वो सॉलिड नहीं बनेगा, वो जमेगा नहीं, मतलब क्या नहीं होगा, फ्रीज नहीं होने वाला, फ्रीज नहीं होने वाला। तो आप अब आप देखे जा रहे हो यार, आपने सुबह उठकर देखा आपके सारे सपनों पर पानी फिर गया कि यार ये तो अभी तक लिक्विड फॉर्म में है, अभी तक लिक्विड फॉर्म में है। फिर आप आए भाईजान की क्लास में, भाईजान की क्लास में आपने समझा, ओहो यार मैंने इसमें पहले 0 डिग्री सेल्सियस तो पानी के लिए चाहिए था हमें फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन अब हमने इसमें ग्लूकोज भी मिला दिया, अब हमें -6 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, अब टेम्परेचर और गिराना पड़ेगा तब जाकर ये जमेगा। तो आपने टेम्परेचर को गिरा दिया, फिर शाम को उठे, दोपहर में सो गए, शाम को उठे, देखा ये तो जम चुका है। तो आपका केमिस्ट्री भी क्लियर हो चुका, केमिस्ट्री भी क्लियर हो गया कि हाँ यार इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, इसलिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम ज़्यादा गिराना पड़ेगा, देना का मतलब गिराना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीज करने के लिए गिराना पड़ेगा टेम्परेचर को, 0 है 0 से माइनस में कर दो, ठीक है ना। और उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उबालने के लिए 0 से ऊपर कर दो भाई, 0 से क्यों, 10 से ऊपर करो, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ होगी सेम यार। अब कितनी आसानी से बताया है मैंने, अब यार 10 बार इसको बार बार रिपीट करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगने वाला, आप बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। कहने का क्या मतलब होगा, सिर्फ सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि एक प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, पहले उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, यानी कि उसको फ्रीज करने के लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, उसको सॉलिड बनाने के लिए सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता, कम करना पड़ता, सिर्फ 0 डिग्री कर देते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसमें हमने डाल दिया ग्लूकोज, जो कि है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने क्या किया, हम 0 डिग्री सेल्सियस दिए जा रहे हैं, वो जम नहीं रहा, फिर हमने सोचा कि इसको कम करके देख लेते हैं, जब कम किया टेम्परेचर और कम कर दिया, -6 डिग्री सेल्सियस ले गए, तब ये जम गया, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आ गई, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अब एक बात सुनना ध्यान से मेरी, अब मेरी बात सुनना, ये कैसे निकालना है, अब ये बात सुनना, प्योर सॉल्वेंट का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और पूरे सोल्यूशन का जब इसमें ग्लूकोज मिला दिया तो इस पूरे सोल्यूशन का कितना हो गया है, -6 डिग्री सेल्सियस। तो वही सेम है, प्योर सॉल्वेंट क्या, ये क्या होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें से 0 में से ये जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, समझ आया। तो सिंपल है यार, एक तरीके से आपको मैंने कई तरीकों में समझा दिया है, एक ही डेफिनेशन को कितनी बार समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमें सॉलिड बनाने के लिए उसको फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर देना ही पड़ेगा, जितना भी हो, चाहे किसी भी सोल्यूशन को हो, उसको फ्रीजिंग पॉइंट देना पड़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट उसका एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट आप किसी भी टेम्परेचर पर फ्रीज हो सकता है, वो ले रहे हो, लेकिन आपको जब उसमें सॉल्यूट डाल दोगे ना, सॉल्यूट डाल दोगे, तब क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा,
उसी को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो जाता है तो बता दिया करो यार मुझे, ठीक है क्लियर हो जाता है, ये समझ आया। अब हम आगे देखते हैं, चलो फ्रीजिंग पॉइंट समझ आया, ठीक है ठंडा करने के लिए ये, लेकिन इसका एक एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। एनसीईआरटी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला है, दिखाऊं एनसीईआरटी वाला, देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग बुक्स में कई जगह कुछ मिलेगा कई जगह कुछ मिलेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सेम मिलेगा। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ठीक है मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लग जाएगा अब की बार, ये आपने देखा होगा केबी वाले में भी होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी था ये, लेकिन वहाँ पर के बी था, यहाँ पर के एफ आ जाएगा, मोलैलिटी। समझ आया, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, ठीक है समझे। और ये जो के एफ है ये ही दर्शाता है ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कि किस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन है, ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट दिखाएगा शायद, सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट की बात करेंगे ना, सॉल्वेंट कैसा है, गुण दिखाएगा सॉल्वेंट का, ठीक है। ठीक है जी सर समझ आ गया। अपना एनसीईआरटी वाले बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो गए, सर ने भाईजान ने तो हमें ये वाली डेफिनेशन बताई है, वो अरे वो डेफिनेशन समझाने के लिए है, ठीक है। और आधे से ज़्यादा बुक्स में वो मिलेगी भी मिलेगी, ठीक है मिलेगी ही, लेकिन एनसीईआरटी वालों ये परेशान हो रहे होंगे, उनमें अलग डेफिनेशन है वही, है वही डेफिनेशन लेकिन अलग तरीके से बोली गई है। उसमें क्या बोला गया है, एक मोलर सॉल्यूशन का अ, एक मोलर सॉल्यूशन के कारण शायद यही है मेरे ख्याल से, एक मोलर सॉल्यूशन के कारण फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हाँ यही है। एक मोलर सॉल्यूशन के कारण, शायद यही है, सॉल्यूशन के कारण होने वाली फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को, फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी लिख दूँ सीधा, एफ पी, ठीक है आप लोग देख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है देख लेना, आप लिख लेना डिप्रेशन, ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। इसके अंदर एक एग्जांपल भी दिया गया है वाटर का, वाटर का एक एग्जांपल दिया गया है कि वाटर का के एफ जो होता है, वाटर का के एफ वो होता है लगभग 1.86 केल्विन के जी पर मोल, अप्रोक्स 1.686 85 या 86 या 85 या 86 होगा, ठीक है 85 या 86 होगा, अरे कुछ नहीं है, पॉइंटों के बाद के कोई असर नहीं पड़ता इतना खास, 86 ही आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग जानते हो मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2 डिवाइडेड बाय, मोलैलिटी का वैसे फॉर्मूला अलग ही होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्स यही होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें डायरेक्टली क्या है, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, आप लोग क्या करोगे W1 इंटू में M2, ये इससे क्या करोगे आप, इसमें मोलर मास निकाला जाएगा, इसमें क्या कराया जाएगा मोलर मास निकाला जाएगा, सॉरी मोलैलिटी है ये तो अकेली, मोलर मास निकालने के लिए तो हमें इसमें इसको पुट करना पड़ेगा के एफ के फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट कर दो इसको, रखो देखो मैं रखवा देता हूँ यार, फिर इसका एक न्यूमेरिकल भी करना है ना, मैं इसलिए सोच रहा था आप लोग खुद रख के देख लेते, के एफ इंटू में W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1
इंटू m2। अब मोलर मास निकालना है तो इसको उठाओ इधर भेज दो और इसको उठाओ इधर भेज दो, यानी कि m2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 डेल्टा TF है, ये आएगा। ये होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला ज़्यादातर, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, मोलर मास के बारे में, मोलर मास के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब समझ आएगा। अभी इसका एक न्यूमेरिकल भी देखना है, न्यूमेरिकल देखना है इसका, तो इसको लिखो और समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आओ तो रिपीट करके देख लो, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं भाई। लिख लिया सभी ने? चलिए अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। ऐसा करते हैं, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं, इधर की लाइनें दो ये मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब क्या करें? क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या बोला गया क्वेश्चन में? बोला गया है 5% केन शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, प्योर वाटर इज इक्वल टू 273.15 केल्विन है। अब ये तो आपको सब कुछ निकाल के दे दिया इसने, ठीक है। अब 5% ग्लूकोज का निकालना है, यानी कि एक का दिया गया है और ग्लूकोज का आपको निकालना है, दूसरे का निकालना है, का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। ठीक है, यानी कि आपको किसका दिया गया? शुगर का दिया गया है, अब आपको ग्लूकोज का निकालना है। शुगर का दिया गया है, ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं अच्छे बच्चे? सबसे पहले अच्छे बच्चे भाईजान सबसे पहले करते हैं जो गिवन दिया हो वो लिखते हैं। तो गिवन दिया है लिखो, फिर क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर निकालेंगे, डेल्टा TF निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही काम बनता है। तो ये दिया गया है 273 केल्विन, 73.15 केल्विन। सोलवेंट का माइनस ऑफ, आपको किसका करना है? देखो पहले डेल्टा, सॉरी, TF सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट का आएगा, फिर सॉल्यूशन का आएगा, माइनस ऑफ सॉल्यूशन का कितना? 7.1 केल्विन इज इक्वल टू बचेगा 2.15 केल्विन। इतना बचा, डेल्टा TF आ गया। क्या आ गया? डेल्टा TF आ गया। 5% शुगर, आपको 5% शुगर है, ठीक है, 5% शुगर है। तो वही बात हो जाती है, वेट बाय वेट ही होगा, वेट बाय वेट ही लेना, क्योंकि हमें तो वो निकालना है मास, सॉरी हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। तो 5 है, तो 5 ग्राम तो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वेट बाय वेट वॉल्यूम क्या कहता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम बस सॉल्यूट है, यही बोलता है, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि सॉल्यूट कितना, W1 5 ग्राम और W2 क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना? 100। तो 100 में से सॉल्यूट निकाल दो, बचा क्या? सॉल्वेंट बचा 95 ग्राम, ठीक है। दोनों आगे, और कुछ चाहिए? मोलर मास M2 चाहिए होगा, M2 भी तो चाहिए। M2 क्या होगा? M2 क्या है? ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का निकालना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कार्बन 6 C6H12O6, ये तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 क्वांटिटी और एटॉमिक मास कितना? 12 प्लस ऑफ
12 × 1, एटॉमिक मास एक ही होता है ना हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 और एटॉमिक मास 16 है। 16 कितने होते हैं भाई? 96। 96 प्लस 12 का 12 आ जाएगा। 12 12 72, 72 74, और ये जोड़ लो भाई कितना होगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना होगा? ये हो जाए 12 और 72 और 12, 72 और 12 हो जाएंगे 84 और 96, 80 हो जाएंगे। ठीक है, 180 हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा M2। ठीक है, पुट कर दो भाई, अब क्या करना है, पुट ही तो करना है। डेल्टा टी एफ ऊपरले वाले में करो, आपकी बार आपको मोलर मास नहीं निकालना। ठीक है, के एफ, हो के एफ क्या गिवन है? के एफ तो हमें गिवन है ही नहीं है, इसमें के एफ नहीं गिवन है क्या? सॉरी, के एफ मैंने दिया नहीं है आपको, इसने के एफ आपको निकालना पड़ेगा आपकी बार। ठीक है, के एफ आपको निकालना पड़ेगा, निकालो फिर के एफ। अब की बार के एफ निकाल लो भाई, क्या से निकालोगे, क्योंकि गिवन नहीं है आपको। तो के एफ निकालने क्या, याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलैलिटी। ठीक है, इस मोलैलिटी को आप ऐसा करो, आपको ये निकालना है ना, तो ये इधर भेज दो, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम के एफ, तो ये आ जाएगा। डेल्टा टी एफ आपने निकाल लिया है 250 ये, लेकिन मोलैलिटी आपको गिवन नहीं है। तो मोलैलिटी गिवन नहीं है तो पहले मोलैलिटी हम इधर निकाल लेते हैं, मोलैलिटी इधर निकाल लेते हैं। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, निकाल लो क्या क्या है। ठीक है, W1 × 1000 था, और डिवाइडेड बाय था W2 × M2, यही था। ठीक है, आप क्या करो, एम निकाल लो भाई, मोलर मास, सॉरी मोलर मास कह रहा हूँ, मोलरिटी निकालो। तो यहाँ 5 ग्राम, इंटू में 1000, डिवाइडेड बाय ये कितना है हमारे पास, W2 95, इंटू में 180। ठीक है, ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और 5 से 95 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बनेगा आपका 18×5 = 90, 19×5 = 95, 19 पर आ जाएगा ये आपका बनेगा। 18 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 में 18 पे भेजोगे इसको, कर लो भाई इसको। 6 आएगा, 16 हासिल चला जाएगा शायद, 9 16, हाँ हासिल चला जाएगा, 9 और 6 15, अप्रोक्स आपके पास बचेगा 9 7 16, 162 होता है ना, तो 162 का 16 ऊपर चला जाएगा, 19 1 से 19 और 16, 19 और 16 आपके बनेंगे, 19 और 16 बनेंगे आपके 35, 35 बनेंगे। कितने बनेंगे? 35 बनेंगे, 35। एक मिनट, हमें तो ये नीचे लिखना है ना, ये 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, यानी कि 352 बनेगा अप्रोक्स, यही बचेगा यार, मेरे ख्याल से यही आएगा। 2 पे इसको भेजो 50, इसको करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, इसको फिर 2 पे भेज दो भाई, इसको फिर 25 आ जाएगा। इसको भेजोगे तो ये बचेगा 16 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 है, 18 17 116 18 8। ठीक है, 88 है, 88 है भाई। अभी आप ऐसा करो, यहाँ ज़ीरो लगा दो, ये 250 बना लो, इसको 2 पे फिर भेज दो, 44 आ जाएगा। इसको भेजोगे तो आएगा 1 4 आ गया, क्योंकि मैं इसको ना भाग करने लग गया हूँ। ठीक है, डिवाइड करने लग गया हूँ, 4 आ गया यहाँ पर, तो 4 आया है, तो 1 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4,
तो 5 या 10 है। अब इसको फिर डिवाइड कर लो यार, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 6 5 है, 2 पे भेजेंगे इसको तो 5, एक मिनट, 16 5 2 आ जाएगा यहाँ पर, 0.5 बचेगा, 5 नहीं 7। ठीक है, अब इसको 22 को सीधा आप ऐसा करो, यहाँ पर लिखा दो नीचे 10। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पॉइंट लगेगा ना, तो पॉइंट को आप यहाँ लगा दो 10, मैं लगा देता हूँ 10 नीचे, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे उसको। तो इसको अब करो आप डिवाइड 22 से, डिवाइड 22 से करोगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 66, तो 66 पे तो जाएगा नहीं, 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ठीक भी आ रहा है। ठीक है, और अब आप ना सीधा डायरेक्ट 22 को इससे डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आएगा 292 अप्रोक्स, यही आने वाला है। ठीक है, इसको भी अब अगर आप काट दोगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, 0.292। ठीक है, अब ये 250 क्यों लगाया था मैंने, इसकी ये जीरो पहले ही लगा दी थी मैंने इसलिए। ठीक है, ना जाने की जीरो मैंने पहले ही लगा दिया था। ठीक है, तो अप्रोक्स यही आंसर आने वाला है। मोलैलिटी तो आ गई हमारे पास, सॉरी मोलैलिटी गलत आई है, 154 आएगा, 154 आएगा। डिवाइड करोगे, अब डिवाइड कर लेना है भाई इसको, कैसे ही 154 आ जाएगा। और वही आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, तो पुट करो 0.154, तो इसके डिवाइडिंग में क्या लगेगा, इसको आगे करो तो यह आ जाएगा 215/100 डिवाइडेड बाय 154/1000, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट, तो 2150/154। ठीक है, अब इसको भी भाई ऐसे ही रखो, इसको ऐसा करो, ऐसा करो, इसको रखो आप ऐसे ही। ठीक है, यानी कि आपके पास के एफ की वैल्यू ये आ गई, के एफ की वैल्यू आ गई ना, ये किसकी वैल्यू आई है, के एफ की वैल्यू आई है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अब इसी के एफ को मोलैलिटी में पुट कर दो, इस के एफ को सीधा डायरेक्ट मोलैलिटी में पुट कर दो। किस में, मोलैलिटी में क्या करोगे आप, इसको इसमें डायरेक्ट पुट करो, इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो, डेल्टा टी एफ। आपको झमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, वैसे अलग अलग करके कर सकते हो। पहले आप मोलैलिटी निकाल लो, फिर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, वो जैसे करना है करो, मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, शायद हमारा आंसर आ जाए आसानी से। ठीक है, के एफ हमारे पास आ गया ऑलरेडी, ये के एफ है। ठीक है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पर नई मोलैलिटी निकाल लेता हूँ, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, क्योंकि हमने निकाल ली है केन से के एफ की वैल्यू। ठीक है, के एफ की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें ग्लूकोज का निकालना है, मोलैलिटी निकाल लेते हैं हम ग्लूकोज की। तो मोलैलिटी निकालो इसकी, तो m इज इक्वल टू W2, W1 क्या है हमारे पास ग्लूकोज का, 5 × 1000, यार सीधा याद है हमारे। ठीक है, 180, इससे ये कैंसिल आउट, इसका भी सेम ही आंसर आने वाला है, वैसे सेम ही आंसर आने वाला है, 0.292। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या बचा था, ये बचा था ना, ये वही, ये ले लो इसको। ठीक है, ये निकला था ना 100 डिवाइडेड बाय 352। ठीक है, ये बचा था। अब आप क्या करो, इसको डेल्टा टी एफ में पुट कर दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आप इसमें पुट करोगे के एफ की जगह पे तो ये आ जाएगा 2150 के एफ की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये इस के एफ की जगह पे मैंने ये रख दिया इसकी के एफ की वैल्यू। ठीक है, इनटू में 150। ठीक है, अब इसको भाई सॉल्व करोगे, कैसे ही कर लेना सॉल्व यार, देखो मैं आपको सिंपल ही करवा ही देता हूँ यार सॉल्व। 2 पे भेज दो यार इसको, 10 पे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से बचा 5, 7 पे जाएगा, फिर बचेगा 5। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इसको 2 पे भेज दो, इसको भी भाई 7 और 7।
ठीक है 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया, उसके बाद 7 7 14, ठीक है 14 आ जाएगा। अब इसको भी आप इसको तो आपने भेज दिया, इसको भी भेज दो, ठीक है 2 पे ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है बचा 7, फिर इसको भेजोगे आगे 6, ठीक है। अब इसको आप दोबारा भेज दो, ठीक है इसको दोबारा भेजोगे तो ये बचेगा 25, और इसको भेजोगे तो आपके पास बचेगा 8 16 और 88। लो हो गए, काम खत्म। आओ, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया था 0. हाँ देखो यही था ना, यही अगर लगाया जाए तो ये बचा है हमारे पास। अब फिर क्या बचा है 25 बचा है, ठीक है ये बचा है हमारे पास 25 to 88, ठीक है क्या बचा है 88 इंटू 25। तो अब ये बचा है तो हम इसको ये मानते थे, तो 0 पॉइंट ये पूरा कंप्लीट करके 0.154 आ गया, ठीक है। बस इसको इससे डिवाइड कर लो बस। हाँ 71 ज़ा 71, ठीक है इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखो 1075, तो 77 से करना है, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 177, ठीक है ये 7 से 7 0 आ गया, ये 10 से 7 गया 3 आ गया, ऊपर से तरह 5, 7 7 करोगे आप 70 7 21, और 7 21 7 चौका 28 7 पंजे 35, इसको भेजो आप 4 पे, 4 7 28 का 8 2 हासिल, 4 7 28 और 2 30, 308 आएगा ये तो भाई, ये 3 पे जाएगा, फिर 3 पे भेजो इसको, 7 21 2 हासिल, 7 21 और 23 231, ठीक है 3 पे गया। अब इसको आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 4, यहाँ 10 में से आपके पास कितना बचेगा, 10 में से 7 बच जाएगा, 74 आ जाएगा भाई, 0 लग गया पीछे, पॉइंट लगाया यहाँ से। अब आप ऐसा करो, इसको 77 को आप भेजो 7 7 49 7 80 56 7 7 6 पे भेज दो भाई इसको, 6 7 42 का 2 7 4 हासिल, 6 7 42 और 4 46, 6 पे तो जाने वाला नहीं है ये, 6 पे नहीं 8 पे भेज के देखो, 8 7 56 5 आ गया, 5 हासिल, 8 7 56 और 5 56 और 5 61 हो गए, 616 में 77 और जोड़ो, ये आएगा आपके पास 13 है 1 हासिल, ठीक है ये बनेगा आपके पास 9 1 हासिल, सॉरी 9 बने ना पूरे, हासिल कैसे लिए 93, ठीक है इसको भेज दो आप 93 यानी कि 9 में भेज दो, 6 9 3, ठीक है 10 7 बचेगा, यहाँ पर 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है 0 लगा लो, फिर यार ऐसा करो 0 लगाओ, 13.9 आ जाएगा यार, बस इतना करो बस 13.9 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अप्रोक्स आंसर बचेगा, आपके पास आंसर बचेगा 4.07, 4. यार मैं इतना तो टाइम नहीं लगा सकते ना हम एक क्वेश्चन के ऊपर, तो 4.07 है। और हम इसको अब डेल्टा टी एफ निकालना है इसका भी, तो डेल्टा टी एफ निकाल लो आसानी से, ठीक है टी एफ निकल गया तो डेल्टा टी एफ निकाल लो, ठीक है टी एफ निकल गया तो डेल्टा टी एफ निकाल लो, तो क्या करोगे 273.15 माइनस ऑफ 4.079 इज इक्वल टू बचेगा, इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 269.3 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आपके पास बचने वाला है। तो देखो क्वेश्चन था ना मुश्किल थोड़ा सा, इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन की गलती हुई है, थोड़ी सी गलती नहीं है बाकी ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है इसमें, ठीक है हार्ड कैलकुलेशन है। और ये क्लास ज़्यादा इसलिए बड़ी हो चुकी क्योंकि हमने क्वेश्चन को थोड़ा
ज़्यादा बड़ा ले लिया हमने, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया ना, इसलिए ज़्यादा हो गया इसको। ठीक है, तो ऐसा मेरा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं यार, कोई डाउट ना रहे। पर उसी डाउट के चक्कर में मेरी क्लास लंबी हो जाती है। ठीक है, उसी के चक्कर में क्लास लंबी हो जाती है। अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम है क्लास लंबी से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकता है, तो मैं इस क्लास को अगली बार भी मैं ऐसे ही क्लियर करूँगा क्वेश्चन को फिर। ठीक है, ऐसे ही क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन को फिर। ठीक है, तो इसको लिखिए, तभी मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर आपको नए टॉपिक की तरफ। मैंने बोला था ना आपको कि देखो मैं कराता हूँ तो अब पता नहीं चलता कि टाइम कितना निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं जब कराने लगता हूँ कोई आइडिया नहीं था मेरे को क्या कितना टाइम हुआ है, कितनी लंबी क्लास होगी। क्या करूँ यार, अब आदत है पढ़ाना, तो आदत बन चुकी है। अब पढ़ाने में कितना मगन हो जाता है इंसान। देखो ना, आपकी तरह बच्चों की तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था पूरा एकदम डिटेल में। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है भी मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझाऊँ, एक एक कैलकुलेशन कहाँ से आई है कैसे आई है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर भाईजान हमें बता दिया करो ऐसे। ठीक है, ताकि कई बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है ना, हम भी ऐसे थे तब कभी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।